तो दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल में एक रेस चल रही है। नेपाल इस रेस में पाकिस्तान से बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है, पर क्या नेपाल इस बढ़त को बरकरार रख पाता है, देखेंगे हम इस वीडियो में आगे। पर दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम उस रेस की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान और नेपाल भाग ले रहे हैं। कौन सी है यह रेस? तो यह रेस है दोस्तों चीन के प्रति अपनी अपनी वफादारी सिद्ध करने की। नेपाल और पाकिस्तान दोनों ही जोर शोर से लगे हुए हैं, मुकाबला काफी कड़ा है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पाकिस्तान को पीछे छोड़कर रेस में कुछ बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रेस वही जीतेंगे और चीन के ज्यादा बड़े वफादार वही सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूरी तरह से चीनी लाल रंग में रंगे हुए हैं और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है नेपाल को भारत का दुश्मन बनाने में। जैसे रोज रात में खाना खाने के बाद आप फेसबुक पर किए गए अपने पोस्ट की लाइक्स और डिसलाइक्स देखते हैं, उसी तरह शर्मा जी भी खाना खाने के बाद यह चेक करते हैं कि सुबह उन्होंने जो बयान दिया था उससे कितना रायता फैला है। उसके बाद शर्मा जी बीजिंग के रिपोर्ट कार्ड का इंतजार करते हैं। अगर बीजिंग से जवाब आया ओली वेरी गुड, तो शर्मा जी किसी आदर्श एम्प्लॉय की तरह सीना फुलाकर खुशी खुशी बिस्तर पर जाते हैं और एक सुहानी नींद का आनंद लेते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बीजिंग से डांट पड़ती है ओली नॉट गुड, तो ओली साहब का मुंह लटक जाता है और ओली साहब फिर अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके किसी जिम्मेदार और वफादार कर्मचारी की तरह काम पे लग जाते हैं, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, कल तो साहब से शाबाशी लेके रहूंगा। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोधी काम कर रहे हैं और भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती देख केपी शर्मा ओली नेपाल की जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब केपी शर्मा ओली इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं, इसे जानने के लिए हमें पहले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास जानना होगा। दोस्तों, वर्तमान की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की पुरानी दो कम्युनिस्ट पार्टियों के मर्जर से बनी है। इनमें से एक पार्टी है केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN UML और दूसरी पार्टी है पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के नेतृत्व वाली CPN मार्क्सिस्ट सेंटर। दोस्तों, दोनों ही पार्टियों के अलग अलग लड़ने के कारण दोनों ही पार्टियों के सांसदों की संख्या कम रह जाती थी और नेपाल में सरकार बार बार गिर जाती थी। दोस्तों, नेपाल में स्थिर सरकार बनाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी का मर्जर किया और दोनों पार्टियों के मर्जर से बनी एक नई पार्टी जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों, दोनों ही पार्टी के नेताओं ने पार्टी के मर्जर के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया गया। इस पावर शेयरिंग फार्मूले के अनुसार दोनों ही नेता 2.5 साल के टर्म में बारी बारी से नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, केपी शर्मा ओली का 2.5 साल का टर्म पूरा होने वाला है और अब उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार प्रधानमंत्री की कुर्सी पुष्पकमल दहल को देनी है और यही सारे नाटक नौटंकी की मुख्य वजह भी है। दोस्तों, पुष्पकमल दहल बार बार कल्याण सिंह की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केपी शर्मा ओली बार बार मायावती की तरह मुकर जा रहे हैं। इसी समस्या से पार पाने के लिए और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए केपी शर्मा ओली ने बाजार में मौजूद सबसे अधिक ट्राइड और टेस्टेड फार्मूले का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। दोस्तों, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चीन हो या भारत, यह फार्मूला बार बार टेस्ट हुआ है और इसने हर बार रिजल्ट दिया है। अब दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सा है ये मैजिकल फार्मूला। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि यह कोई और नहीं, एक ही फार्मूला है जो है राष्ट्रवाद, जो हर जगह, हर देश, हर काल परिस्थिति में चलता ही चलता है। अब दोस्तों, ऐसे में इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए ओली साहब को जरूरत थी एक आर्टिफिशियल दुश्मन की, क्योंकि अगर दुश्मन होगा नहीं तो नेपाल की जनता राष्ट्रवाद किसके खिलाफ दिखाएगी। खेल के नियम के अनुसार दुश्मन नेपाल से बड़ा होना चाहिए और आर्टिफिशियल विवाद खड़ा करने के लिए जिसकी सीमा नेपाल से लगनी चाहिए, क्योंकि ओली साहब कितना भी कहते रहें कि ऑस्ट्रेलिया हमारी जमीन पर कब्जा करने आ रहा है, पर नेपाल की जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए उस दुश्मन की सीमा नेपाल से लगना जरूरी है। अब ऐसी परिस्थिति में नेपाल के प्रधानमंत्री के पास केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं। पहला है चीन और दूसरे नंबर पर है भारत। अब चीन के साथ तो ओली जी और उनकी पार्टी का आइडियोलॉजिकल संबंध है और संबंध न भी होता तो भी चीन के खिलाफ कुछ बोलने पर चीन इनके गुर्दे निकाल लेता। अब चीन का विकल्प खत्म होने के बाद ओली साहब के पास केवल और केवल एक विकल्प बच जाता है,
वो है भारत। और ओली साहब बोले इनके साथ भिड़ना ठीक भी है, इनके साथ भिड़ेंगे तो ये ना तो डांटेंगे ना मारेंगे, ये केवल हमको रोटी बेटी की दुहाई देते रहेंगे और यहाँ हम जनता को डरा डरा कर और अपना टर्म पूरा कर ले जाएंगे। और दोस्तों हमको यहाँ ओली साहब यही करते हुए दिख भी रहे हैं। यहाँ भारत सरकार रोटी और बेटी के हिसाब में ही उलझी हुई है, वहीं नेपाल ने अपने संसद में नेपाल का नया नक्शा पास भी कर दिया है। ओली साहब भारत के खिलाफ नेपाल की जनता को भड़का रहे हैं और नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी करवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारत नेपाल का बॉर्डर, जो कि एक ओपन बॉर्डर है, जहां नेपाल ने आज तक कभी सेना नहीं भेजी, वहां नेपाल की सेना ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रही है। नेपाल की संसद में हिंदी पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। हर साल भारतीय इंजीनियर नेपाल की तरफ जाकर गंडक बैराज में जो मरम्मत का काम करते हैं उन्हें रोका जा रहा है। और इतना सब करने के बाद भी जब ओली साहब का दिल नहीं भरा तो उन्होंने कल खुलकर कह दिया कि भारत उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। काठमांडू से लेकर दिल्ली तक मीटिंग हो रही है और उनकी सरकार गिराने की साजिश चल रही है। देखिए दोस्तों, पंडित जी के रोटी और बेटी के चक्कर में हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है। दोस्तों, हमने बहुत रोटी बेटी की दुहाई दी, हमने बहुत सभ्यता संस्कार का नारा लगाया, पर उसके बदले हमें क्या मिला? नेपाल के अच्छे बुरे हर वक्त में भारत नेपाल के साथ खड़ा रहा। नेपाल में कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, भारत नेपाल में सबसे पहले मदद करने पहुंचा। नेपाल से आने वाले लोगों से भारत ने कभी वीज़ा नहीं मांगा, पासपोर्ट नहीं मांगा। नेपाल की जनता को भारत में सरकारी नौकरी में शामिल होने दिया। नेपाल के लोगों को हमने हमारी फौज में शामिल किया। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। भारत ने हमेशा नेपाल की सरकार को अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल करने दिया, जिससे नेपाल का विकास हो सके। नेपाली व्यापारियों के लिए विशेष प्रावधान किया, जिससे नेपाल के व्यापारी भारत को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। और ओली साहब ने क्या किया? इन सारी बातों को भुला दिया और फट से जाकर चीन की गोद में बैठ गए। दोस्तों, केपी शर्मा ओली के इस फैसले से न तो भारत की जनता खुश है और न ही नेपाल की जनता खुश है। नेपाल की जनता सड़कों पर उतरकर केपी शर्मा ओली के विरुद्ध नारे लगा रही है। भारत और नेपाल की जनता आज भी रोटी बेटी के उस संबंध को मानती है और एक दूसरे का सम्मान करती है। तो दोस्तों, नेपाल की जनता के प्रति आज भी हमारे मन में उतना ही प्यार और सम्मान है। पर नेपाल में बैठी चीन की सरकार को हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत के धैर्य की परीक्षा न ले। हम दोस्तों से रिश्ते निभाना जानते हैं तो दुश्मनों की आंखें निकालना भी जानते हैं, जैसा कि अभी अभी आपके चीनी आका की निकाली। भारत और नेपाल का बहुत पुराना रिश्ता है। हमारी सभ्यताएं, संस्कार, कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत अच्छा है। हमारी रिश्तेदारियां हैं एक दूसरे के साथ। दोनों ही देश की जनता एक दूसरे का सम्मान और प्यार करते हुए एक साथ रहना चाहती है। हम केपी शर्मा ओली से कहना चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इतने पुराने रिश्तों को दांव पर मत लगाओ। तो दोस्तों, केपी शर्मा ओली को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, भारत सरकार की रणनीति नेपाल के प्रति ठीक है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।